तो जैसे कि हम लोग हर बार कुंडली में बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की, जैसे शुक्र, शनि, राहु, केतु, जिन्हें हम दानव ग्रहों के नाम से भी जानते हैं। तो माना जाता है कि ज़्यादातर ये हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि उनकी प्लेसमेंट हमारे चार्ट के अंदर कैसी है, ठीक है ना? लेकिन उनसे भी ऊपर कुछ ऐसे ग्रह हैं, बल्कि उपग्रह उन्हें हम कहते हैं, ग्रह नहीं कहेंगे, उपग्रह, जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी कहीं न कहीं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको आज गुलिक के बारे में बताऊँगा, जिसे हम मांदी भी कहते हैं, ठीक है ना? एक स्टोरी से मैं आपको समझाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको बहुत नॉलेज भी मिलेगी नई, और आपको बहुत चीज़ें समझ में भी आएगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, गुलिक के बारे में मैं आपको बताऊँगा, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है, उसको देखना क्यों ज़रूरी होता है। तो बेसिक चार्ट यहाँ पर है और 2 नंबर यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब ये वृषभ लग्न की एक कुंडली है, ठीक है? अब आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, जैसे बृहस्पति, पराशरी, ओरा शास्त्र, बीपीएचएस बहुत फेमस हैं, जिसमें हम ज़्यादातर सूत्र निकालते हैं, जिसके ऊपर स्टडी करते हैं हम, ठीक है? तो उसमें इन कुछ ऐसे ग्रह हैं, बल उपग्रह हैं, ठीक है ना? कुछ उपग्रह हैं जिन्हें अप्रकाश ग्रह भी कहा जाता है। उन्हें उपग्रह भी कह सकते हैं, किसी-किसी पुस्तक में उन्हें उपग्रह कहते हैं, किसी-किसी पुस्तक में उन्हें अप्रकाश ग्रह कहते हैं। जैसे कि बीपीएचएस जो है, पराशरी होरा शास्त्र, उन्हें अप्रकाश ग्रहों के नाम से जानता है, ठीक है ना? ऐसे ही आप लोगों ने मंत्रेश्वर, आचार्य मंत्रेश्वर जी की जो फल दीपिका, अगर आपने किसी ने पढ़ी हो, और आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो उसके 25th चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, उसमें जो पहला श्लोक है, उसमें ही आपको इनके बारे में, उपग्रहों के बारे में बताया गया है, ठीक है? और इसमें उपग्रह के नाम से इन्हें डिनोट किया गया है। और भी बहुत सारी पुस्तक हैं, उनमें सब में इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले इनका मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको कि ये उपग्रह जो है, उनका नाम क्या है। मंदी, सबसे पहले मांदी कहते हैं, वैसे से मांदी, वही गुलिक जिसे कहते हैं ना, गुलिक या मांदी एक ही चीज़ है, ठीक है? फिर है यमकंटक, फिर है अर्ध प्रहार, फिर है काल, धूम, व्यातिपात, परिधि, इंद्रधनु और उपकेतु, ठीक है? तो इन्हीं का नाम जो है, कहीं ना कहीं कुछ श्लोक के माध्यम से भी जो आपको मिल जाएंगे शास्त्रों में। तो मैं श्लोक भी बता देता हूँ आपको। गुलिकस्य तु संयोगे दोषाम सर्वत्र निर्दिशेत। इसका अर्थ ये होता है कि गुलिकस, गुलिक जो है, गुलिक जो मैंने आपको बताया ना मांदी के बारे में, गुलिक के बारे में, ठीक है ना? तो पहले आप ये जानो कि गुलिक जो होता है वो शनि का ही एक हिस्सा है। काफ़ी जो ग्रंथ है उसमें इसको शनि का, किसी-किसी में बेटा भी बताया गया है, लेकिन हम इसको एक शनि का बॉडी पार्ट मान के चलेंगे, ठीक है ना? इसकी एक बहुत अच्छी कहानी भी है, शायद मैं आपको इस वीडियो में, अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो मैं लास्ट में बता दूंगा, नहीं तो किसी और वीडियो में मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊंगा कि गुलिक कैसे बना था, इसके पीछे क्या कहानी है, ठीक है? तो गुलिकस्य तु संयोगे दोषाम सर्वत्र निर्दिशेत, इसका मतलब है कि जो सर्वत्र दोष, जो सारे ज़्यादातर दोष बनते हैं ना, जो हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, कुंडली को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, हम कहते हैं जी शनि देव की वजह से, राहु की वजह से, केतु की वजह से दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दोष बन रहे हैं। लेकिन इसके हिसाब से क्या है कि गुलिकस्य तु संयोगी, सबसे ज़्यादा जो संयोग बनते हैं ना, नेगेटिव योग बनते हैं, वो गुलिक या मांदी की वजह से कुंडली में बनते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि गुलिक जहां पर आपकी कुंडली में बैठा होता है, जिस भी घर में बैठा होता है, जिस भी प्लेनेट के साथ वो युति बनाकर बैठा होता है, उससे रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, सिवाय आपकी जो 6th हाउस है और 11th हाउस है। इन दो ग्रहों, सॉरी, इन दो भावों को थोड़ा सा एक्सक्लूड किया गया, अलग रखा गया है। इनमें गुलिक के अच्छे फल भी देखे गए हैं, लेकिन बाकी सारे घरों के अंदर गुलिक के अच्छे परिणाम नहीं देखे गए हैं, ठीक है ना? और उसकी स्थिति कैसी है किसी दूसरे ग्रह के साथ, कि वो राहु के साथ है, कि शनि के साथ बैठा है, किसके साथ बैठा है, वो भी हमें इसमें देखनी होती है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आई। गुलिकस्य तु संयोगे दोषाम सर्वत्र निर्दिशेत, तो सर्वत्र दोष जो है, सारे ज्यादातर जो दोष हैं कुंडली में आपकी लाइफ के, वो सब गुलिक की वजह से उत्पन्न होते हैं, ठीक है? गुलिक को देखने का भी एक तरीका है, कहीं कहीं किसी किसी ऐप पे आप कुंडली बनाएंगे तो उसमें गुलिक की पोजीशन आपको मिलेगी। ज़्यादातर कहीं ऐप्स में गुलिक की पोजीशंस को नहीं दिखाया जाता, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि गुलिक की पोजीशन आपको कैसे देखनी है। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर आपको
गुलिक की पोजीशंस को देख के एनालाइज करके बता सकता है कि आपकी कुंडली में उसके क्या इफेक्ट रह सकते हैं। कुछ बेसिक इफेक्ट्स मैं अभी आपको बता दूंगा गुलिक के आपकी कुंडली में। एक श्लोक और है, चलिए पढ़ते हैं। काल परिधि धूमार्ध प्रहरा हुआ हम कंटक कोदंड मांदी पातोप केतवहा। इसका मतलब भी यही है, इसके अंदर सबके बारे में जो मैंने आपको यहाँ नाम लिखे हैं ना, वही सारे जो है उनका वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ काल हो गया, मैंने बताया आपको, परिधि हो गया, धूमार्ध मतलब धूम हो गया, ठीक है, कोदंड, यमकंटक, ये सारे जो है ना इन्हीं के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब जो श्लोक हैं ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर अलग अलग किताबों से लिए गए हैं और सब में इनके बारे में वर्णन आया है, जिसमें कि हर किताब में गुलिक के बारे में बताया गया है कि मांदी और मांदी या गुलिक जो है वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मोस्ट नेगेटिव सिचुएशंस जो होती हैं आपकी, गुलिक की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब जो गुलिक का काल होता है, काल का मतलब भी आप समझ लो थोड़ा सा। काल का मतलब ये है कि गुलिक कब होगा, जैसे आज रविवार है या कल सोमवार होगा, ठीक है। तो एक बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको दिन को 8 भाग में बांट देना है। आपको दिन को, जैसे संडे है या रविवार है तो उसको आपने 8 भागों में बांट दिया, तो उसमें जो शनि का भाग आएगा, जैसे सबसे पहला भाग जो होगा वो रविवार है तो रवि का होगा यानी सूर्य का होगा। उसके बाद चंद्र आ जाएगा, फिर मंगल आ जाएगा, फिर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इस तरह से कुछ कुछ भाग, एक टाइम पीरियड आप कह सकते हो, एक पूरे दिन का उसमें बढ़ जाएगा। ऐसी रात्रि के लिए भी रूल होता है, ठीक है। तो उसमें से जो शनि का पार्ट होता है, जो शनि का टाइम चलता है, वही गुलिक या मांदी का टाइम माना जाता है। वो लगभग 1.5 घंटे का पीरियड रहता है। तो वो एक ऐसा पीरियड भी आप कह सकते हैं दिन का जिसमें आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको गुलिक का काल पता चल जाए, आप गुलिक का काल देख के जब भी, ये आपके लिए टिप भी है, वीडियो में बीच में मैं आपको टिप ही दे रहा हूँ एक तरह से, कि जब भी आपके सामने गुलिक का काल आए तो आप एनालाइज कर सकते हैं, वो पता चल जाता है, ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो, कि गुलिक के काल में कोई भी अच्छा काम ना करें, कोई भी शुभ कार्य आप ना करें। जैसे कि शनि के पीरियड में कहा जाता है या राहु काल कहा जाता है, तो उससे भी एक ऊपर लेवल का डेंजर जो है वो मैं गुलिक को मानता हूँ, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ आई और आपको गुलिक के बारे में, मांदी के बारे में समझ आया। तो इसकी स्टोरी मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गुलिक की पोजीशंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आप। तो सपोज करें कि गुलिक जो है आपके पहले भाव में आ जाए, किसी भी कुंडली में अगर पहले भाव में यानी लग्न भाव में गुलिक हो, तो ऐसे केस के अंदर देखा गया है व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, एक्सट्रीम एंगर इश्यूज उसमें होते हैं। एक्सट्रीम एंगर इतना ज़्यादा भी होता है कि वो अपने मन से किसी भी सिचुएशन में अपने लड़ने को तैयार रहेगा। कोई भी चीज़ बिना बात के वो कोई चीज़ अपने दिमाग में बना लेगा कि उसे लड़ना है, किसी तरह फाइट करनी है बस किसी तरह। तो ऐसे केसेस होते हैं और साथ में चोरी की आदत भी ऐसे जातक के अंदर देखी गई है अगर गुलिक किसी के लग्न भाव में बैठा हो। यही बात करें अगर दूसरे भाव की, सेकंड हाउस में अगर गुलिक प्रेजेंट होता है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है कभी भी चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा, उसकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा लो लेवल पे होगी, किसी के सामने जाकर वो बात भी ठीक से नहीं कर पाएगा, अपनी बातों को व्यक्त करने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जहाँ पे जो चीज़ बोलनी है वहाँ ना बोल के कुछ गलत बोल देगा, जिसकी वजह से उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। यही कॉम्बिनेशन अगर तीसरे घर में बनता है, तीसरे घर के अंदर हमेशा आपको ये मिलेगा कि आप काम कम करोगे, जितना रिक्वायर्ड होगा ना, मतलब आपको कहा गया जी 8 घंटे काम करो, तो आपको आलस आएगा कि नहीं, मैं 4 ही घंटे करूँ, मैं 5 करूँ। मतलब काम करने में जो एक्स्ट्रा मेहनत आपकी कुंडली, आपकी किस्मत, आपकी लाइफ आपसे माँग रही है, जो आपको सक्सेस दे सकती है, उसमें आप कम करोगे, कमी करोगे। आपके अंदर से मतलब एक आलस का गुण भी आप कह सकते हो, ऐसे व्यक्ति में आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देगा। साथ साथ यही कॉम्बिनेशन अगर फोर्थ हाउस में आ जाता है, तो ऐसे केस में फोर्थ हाउस के लिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, गुलिक और राहु का कॉम्बिनेशन जब भी देखा गया है, तो ऐसे में इंसान को, जातक को हमेशा घर बनाने में प्रॉब्लम आती है। चौथे घर का राहु गुलिक और उनका कॉम्बिनेशन भी हो तो घर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाड़ी आ जाएगी, कुछ भी हो सकता, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ आ जाएगी, गाड़ी आप ले लोगे, कार ले लोगे, ठीक है, लेकिन घर बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऐसे में आती है। उसके कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। साथ साथ यही कॉम्बिनेशन अगर फिफ्थ हाउस में बन जाए, तो ऐसे केसेस में
जो भी आप स्टडी करोगे, आपने एजुकेशन ली कहीं न कहीं, वो आपकी बीच में रह सकती है। मतलब पूरी एजुकेशन नहीं कर पाएगा जहाँ तक जो पर्सन होगा ना, उसकी कहीं न कहीं बीच में रुकावट आ जाएगी एजुकेशन में। मतलब अपने मन से नहीं आएगी, कहीं न कहीं बाहर से रुकावट आएगी। पढ़ना तो वो चाह रहा होगा, उसकी वजह से उसका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा जितना उसे होना चाहिए था। मतलब आप समझो ध्यान से कि पढ़ाई की वजह से जो जातक के अंदर समझदारी आनी चाहिए थी, आईक्यू आना चाहिए था, वो उसका आईक्यू लेवल डाउन रह जाता है। इतनी समझदारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसमें नहीं आ पाती है। ठीक है। उसके बाद अगर यही कॉम्बिनेशन सिक्स हाउस में, मैंने अभी आपको बताया सिक्स हाउस में कहीं कहीं बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारी किताबों में इसको अच्छा माना गया है कि छठे हाउस में अगर छठे भाव में अगर आपका गुलिक है, तो आपको थोड़े से पैसों से रिलेटेड अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। मतलब अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। मतलब ये चीज़ आपको इतना नुकसान नहीं देगी। ठीक है। सातवें भाव में अगर गुलिक प्रेजेंट हो और साथ में शनि भी हो, अगर शनि और गुलिक की दोनों की युति बन जाए, या राहु या किसी भी क्रूर ग्रह की सातवें पे दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे केस में कहा जाता है कभी भी आपको पार्टनरशिप्स नहीं करनी है। कभी भी पार्टनरशिप आप करने जाओगे किसी के साथ, बिजनेस का कोई खोलोगे, काम करोगे, पार्टनरशिप में करना चाहोगे, तो वहां आपको दिक्कतें जरूर आएंगी। हाँ, और भी चीजें देखनी है और ग्रहों के कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे गुलिक के होने से पार्टनरशिप्स में जो भी आप करते हो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और साथ में शादी में भी, क्योंकि शादी का भी घर होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो भी एक पार्टनरशिप से रिलेटेड है, आपका लाइफ पार्टनर का घर है, तो वहाँ भी दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। साथ में यही चीज़ एट्थ हाउस में आ जाए। एट्थ हाउस में अगर गुलिक होता है तो आप ध्यान दें कि जो जातक होगा वो रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड तो रहेगा, उसको बड़ा मन करेगा कोई रिसर्च करूं, नई नई चीज़ों को खोजबीन करूं, किसी चीज़ को अंदर तक जाके पढ़ सकूं। लेकिन वहीं से अगर उसका जो इंटरेस्ट है वो उसको पैसे कमाने में दिक्कत करेगा। उस वो इंटरेस्ट तो रखेगा, लेकिन वहाँ से पैसे आने में, वहाँ से कमाई आने में, अर्निंग के सोर्सेज बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी। ऐसे ही आ जाते हैं भाग्य स्थान पर, जो कि हमारा नाइन्थ हाउस होता है। तो नाइन्थ हाउस में अगर है, भाग्य स्थान पर है, तो ऐसे में आप देखोगे पिता से, अपने फादर से गुलिक की वजह से अगर गुलिक प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आएगी। हो सकता है, और ग्रहों की सिचुएशंस भी देखने के बाद ये देख कहा जा सकता है कि जातक के फादर से उनकी फिजिकल सेपरेशन हो सकती है। मतलब फादर दूर रहते हैं और जो पर्सन है वो कहीं दूर रहता है। ट्रेवल का उसका, अगर यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हों, दूसरे अच्छे ग्रह बैठे हो, साथ में गुलिक बैठा हो, तो ऐसे में ट्रैवल करके, फॉरेन ट्रैवल्स के जो हैं जातक के योग बनते हैं, वो बाहर जाएगा कहीं ना कहीं किसी वजह से, और फैमिली से, अपने फादर से कहीं ना कहीं फिजिकल सेपरेशन उसकी लाइफ में देखी जाएगी। साथ साथ यही चीज अगर कर्म स्थान में आ जाए, टेंथ हाउस में आ जाए, तो गुलिक के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपके काम में, आपके ऑफिस में, जैसे कि आपको अपने कलीग्स से, जो भी आपके कलीग्स होंगे वहाँ पे आपको उनसे, लाइक आपने देखा हो ना आस्तीन के सांप, वो आपके पीछे साजिश कर रहे हैं। वो आपको इतना सपोर्ट नहीं देंगे उस काम में, आपको बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उस काम के लिए। और लेकिन और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई कि ऑफिस पे, वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आपके जो साथ के लोग होते हैं ना, वहाँ आपको प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पर। ठीक है। साथ साथ यही कॉम्बिनेशन अगर इलेवेंथ हाउस में आ जाता है, तो ऐसे केस में आपको अपने जो दोस्त होते हैं, दोस्तों से इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। दोस्त ही कभी कभी आपको धोखा दे देते हैं। मैंने बताया अभी आपको, पार्टनरशिप के केस में भी अगर आप दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो भी आपको बहुत सोच समझ के करनी है। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था इस पे पूरा, कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बिजनेस में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करना है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा ये टॉपिक। लास्ट में जो हमारा 12वां हाउस होता है, उस केस में अगर गुलिक प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली आपको अधिक खर्चा, बहुत ज़्यादा आप खर्चा करोगे किसी ना, जैसे पार्टियों में, मतलब किसी भी चीज़ पे, पार्टी वगैरह पर ओपन आपका माइंड होगा कि नहीं, घूमना बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्चा होगा और वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देगा। तो मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें आपको गुलिक की बताई कि कहाँ पर गुलिक के प्रेजेंट होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और भी चीज़ें होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ गुलिक देता है अलग अलग भावों में, और कौन से ग्रह के साथ युति बनाने पर उस ग्रह पर वो क्या प्रभाव डालता है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, लेकिन एक वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ बेसिक बेसिक प्रिडिक्शंस डिस्कशंस मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर।
लेकिन आप मान के चलिए कि गुलिक का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आप नहीं देखते तो आप समझिए कि आप बहुत चीज़ें मिस कर रहे हैं कुंडली के अंदर, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान करें, इसको पढ़ें, समझें, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में बताएँ और अपने व्यूज़, अपने विचार भी कमेंट्स में मुझे बताएँ और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पता होती है। काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में जानते भी नहीं हैं और ना वो बताते हैं। तो ये चीज़ें भी सबके पास पहुँचनी चाहिए इन्फॉर्मेशन ताकि ज्योतिष की जो विद्या है, उसका जो असली मतलब है, जो हम उसको पढ़ते हैं ताकि हम अपनी लाइफ़ को एक अच्छे तरीके से पॉज़िटिव वे में चेंज कर सकें, उसके लिए हमें पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो वो नॉलेज कैसे होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, सीखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोगों को असली में पता चले कि वो क्या-क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं। क्या जो मिथ्स हैं, जो पुरानी सोच है या मिथ हैं, जो लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, उनको कैसे ब्रेक करना है, क्या सच है, क्या झूठ है, हर चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप एक अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हो और अपनी खुद की कुंडली भी एनालाइज़ कर सकते हो, दूसरे की भी लाइफ़ में चेंज ला सकते हो। क्योंकि नॉलेज होगी जभी आप चीज़ों को ठीक से एनालाइज़ कर पाओगे और उसकी कुछ रेमेडीज़ कर पाओगे और लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज ला पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज लाना है। नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं पढ़ना है हमें कोई चीज़, पॉज़िटिव चेंज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।